है। यहाँ पर जाओ हमारे जुंजी से कहता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर की है, आप उस की को लेकर रात को दरवाजा खोलना और अंदर चले जाना। और साथ ही जावा वहाँ पर बड़ी गंदी गंदी इमेजिनेशंस कर रहा होता है। जुंजी उसके सर में जबरदस्त पंच मारता और कहता है, बेवकूफ तुम यहाँ पर किस तरह की गंदी बातें सोच रहे हो, तुमने तो यहाँ पर स्पेयर की भी छुपा कर रखी हुई है, कहीं तुम रात के वक्त मुझे भी सोते हुए तो नहीं देखते। अब हम मार खाने के बाद उसे कहता है, यंग मास्टर मुझे पता चल गया है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है, अब मैं बंद दरवाजे के पीछे बैठकर अपने गुनाहों के ऊपर जाकर पछतावा करने वाला हूँ। जुंजी उसे कहता है, चलो जल्दी से वापस आओ। वो उसे कहता है, यंग मास्टर क्या हुआ, क्या तुमने इरादा बदल लिया, क्या मैं जल्दी से तुम्हारे लिए चाबी लेकर आऊँ? जुंजी से कहता है, बेवकूफ ये बात नहीं है, मैं कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लियू जियांग का तुम ध्यान रखना। अब उसे कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं मैडम का ख्याल रखूंगा। हमारा जुंजी उसे छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास एक स्पेशल स्टोन होता है जिसको रेजुरेक्शन स्टोन कहा जाता है, या फिर रीइंकार्नेशन स्टोन कहा जाता है। इसी रीइंकार्नेशन स्टोन की मदद से वो कई हजार साल आगे अपनी जिंदगी गुजारने के बाद, मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है, जैसे कि बाकी की सारी स्टोरीज में हमेशा होता है। क्योंकि सीरीज में भी ऐसा ही होता है कि काफी हजारों साल आगे जिंदगी गुजारने के बाद ये लोग वापस से अपनी 16-17 साल की उम्र में दोबारा रीइंकार्नेट हो जाते हैं। और यहाँ पे भी वही कहानी है। मुझे यहाँ पर उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, प्रीवियस लाइफ में इसी स्टोन ने मेरी जान बचाई और मैं वापस से अपनी इस लाइफ में रीइंकार्नेट हो पाया हूँ। इसको जिस बंदे ने मारा था उसका नाम जाओ जिंगटियान है। ये कहता है, जाओ जिंगटियान ने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के ब्रदर बन गए। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे खिलाफ एक प्लान बना रहा है और लास्ट पर वही बंदा होगा जिसकी तलवार मेरी बॉडी के अंदर दंसेगी। प्रीवियस लाइफ में जाओ जिंगटियान ही वो बंदा था जिसने इसको मार दिया था, उसके बाद ये दोबारा रीइंकार्नेट हुआ है। ये कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास ये वाला स्पेशल क्रिस्टल था। इस स्पेशल क्रिस्टल की मदद से और जिंगटियान के मुझे मारने के बाद मैं इस रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करते हुए वापस से अपनी 16 साल की उम्र में दोबारा रीइंकार्नेट हो गया हूँ। साथ ही वो कहता है, सुंजी कहता है, अपनी पिछली लाइफ में मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इसी दिन शुई फैमिली में उनकी बेटी की शादी के लिए प्रपोजल की बात करने के लिए गया था, लेकिन उस वक्त मैं शुई कियान से शादी की बात करने के लिए गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा और मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाद उनकी नौकरानी लियू जियांग थी जिसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, यहाँ तक कि वो मुझे मेडिसिन देती और मेरी इंजरीज को हील होने तक वो मेरे साथ रही। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। मुझे उससे प्यार हो गया था, मैं उसे अपने साथ लेकर उन डायनेस्टी के डिफरेंट प्लेसेस पर गया। हम लोग बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर एक मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक किया। मेरी जान बचाने के लिए लियू जियांग उस मॉन्स्टर के सामने आ गई और उस मॉन्स्टर ने उसको मार दिया और उस मॉन्स्टर के हाथों वो लियू जियांग की मौत हो गई। लेकिन इस लाइफ में मैं चाहता हूँ कि मैं लियू जियांग को अपनी वाइफ बनाकर उसे बहुत ही अच्छी जिंदगी दे सकूं। इस लाइफ में मैं जो कुछ उसे नहीं दे सका, इस लाइफ में उसे जरूर दूंगा और इस बार मैं किसी भी मॉन्स्टर के हाथों से लियू जियांग को मरने नहीं दूंगा। सुंजी कहता है, लगता है कि पैट्रियार्च अंकल को लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता मेरे फादर कहाँ पर है, ये सब कुछ उन्हीं का किया जा रहा है। ये पैट्रियार्च हुई फैमिली के पैट्रियार्च और साथ में युन मार्शल अकेडमी वालों, इन लोगों का काम है। इन लोगों ने मिलकर मेरे फादर को गायब किया है। युनजी कहता है, मैं युन मार्शल स्कूल वालों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर ज्यादा है, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन शुई फैमिली वाले, मैं इनका तो बिगाड़ सकता हूँ, मुझे इनसे बदला लेना है, तो सबसे पहले इनसे बदला लिया जाएगा। युनजी कहता है, तो मेरे पास जो स्पेशल रीइंकार्नेशन स्टोन है, इसका स्पेशल फायदा ये है कि इसके अंदर अपनी एक स्पेस है। उस स्पेस के अंदर अगर मैं टाइम गुजारूंगा के एक दिन के वहाँ पर 5 दिन के बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि मैं अंदर जाकर काफी सारी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, बाहर सिर्फ एक ही दिन गुजरेगा। तो यहाँ पर अपने स्टोन के अंदर चला जाता है और स्टोन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उसने एक बुक भी रखी होती है जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ से है। इसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है। कुंची कहता है, मैं इस वक्त बॉडी टेम्परिंग राम के तीसरे लेवल पर हूँ, मुझे 7 लेवल्स और ज्यादा अचीव करने होंगे, तब जाके मैं स्पिरिट राम में पहुँच पाऊंगा। इन डायनेस्टी की मीटिंग में 1 साल के बाद जो होने वाली है, उसमें मैं सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करने वाला हूँ। हमारा जुंजी सारी रात वहीं पर स्टोन के अंदर रहकर अपनी कल्टीवेशन को पूरा करता है, जबकि अगले दिन सुबह सुबह टू फैमिली का एक और यंग मास्टर वहाँ पर आता है, जो कि इसका रिश्ते में कजन ही लगता है। वो दरवाजे के ऊपर किक मारता है, दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, जो युनजी तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ। तुम यहाँ पर बाहर नहीं आते तो उसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाया, क्योंकि मैं तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाला। युनजी जल्दी से बाहर निकलता है और उसे कहता है, टू जैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस बात का क्या मतलब है, तुमने हमारा दरवाजा क्यों तोड़ दिया। जैंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, युनजी तुम हमारे पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो, शुई फैमिली के घर जाकर एक नौकरानी से शादी कर ली। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है, तुमने हमारी चू फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये तो एक नौकरानी है, पता नहीं इसका करैक्टर भी ढीला होगा, तुमने इसके साथ शादी क्यों की। जल्दी से पैट्रियार्च की सील हमारे हवाले करो, तुम पैट्रियार्च के बेटे होने के लायक नहीं हो, ना ही हमारे अगले पैट्रियार्च होने के लायक हो। इसी वक्त हमारा युनजी आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, ये वाला थप्पड़ मेरी बीवी को इंसल्ट करने की वजह से, तुमने मेरी बीवी को यहाँ पर करैक्टरलेस कैसे कहा। चू जैंग भी इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है। ये तो बॉडी टेम्परिंग राम के 3rd लेवल पर है, मैं बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर हूँ, फिर ये मुझे यहाँ पर इतनी जोर से थप्पड़ कैसे मार सकता है। हमारा युनजी उसे फिर से एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, ये वाला थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुम एक थप्पड़ खाने के बाद तो मारने वाले हो नहीं, इसी वजह से मैंने तुम्हें एडवांस में दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। युनजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, चलो अब जल्दी से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं मारने वाला। जब
जबकि चू चैंग बहुत सा गुस्सा होता है। वो उसे कहता है जुनजी तुमने यहाँ पर हद पार कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। साथ ही वो वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि सिंगल हॉर्न फ्रेंजी काऊ होती है। वो एक बड़ी सी गाय होती है जिसके सर के ऊपर एक सिंगल हॉर्न होता है, एक सींग होता है। इसकी स्पेशल मास्टर स्पिरिट होती है। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है और हमारे जाउची से कहता है, जाउची ने जुनजी से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तुम तो एक बेकार लड़के हो। उसके ऊपर मास्टर स्पिरिट से अटैक करता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है। जुनजी अपनी वाइफ को लेकर पीछे की तरफ जंप करता है कि चू चैंग हंस रहा होता है और उसे कहता है तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो जिसके पास कोई भी मास्टर स्पिरिट नहीं है। तो अब जल्दी से अपनी गोल्डन सी को मेरे हवाले करो क्योंकि तुम हमारे पैट्रियार्च होने के लायक नहीं हो। तो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है जबकि उसी वक्त जुनजी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और नीचे की तरफ से होते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है चू चैंग उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है, अपने दोस्तों के साथ टकराता है और वो तीनों ही बाहर गिर जाते हैं। फिर जुनजी उसी के हाथ से उसकी तलवार को भी छीन लेता है। उसकी तलवार को छीनने के बाद वो उससे उसकी तरफ फेंक देता है। वो तलवार सीधी जाकर उसकी टांगों के बीच जाकर गिरती है जिसकी वजह से उस बेचारे का मुर्गा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। चू चैंग बेचारे के तो पसीने छूट चुके होते हैं। वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कैसे बदल गया, ये तो हमारी चू फैमिली का कचरा था। चू चैंग वहाँ पर उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है लड़के तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया, मुझे नहीं बल्कि पूरी फैमिली को धोखा दिया। तुमने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा। 3 दिन के बाद हमारी फैमिली मीटिंग में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा जुनजी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता और कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। जुनजी अपने दोनों दोस्तों के साथ बड़ी स्पीड से वहाँ पर भागना शुरू करता है जबकि उसका मुर्गा उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद जुनजी की वाइफ उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जुनजी उसे कहता है नहीं, ये सभी लोग कब से मेरी गोल्डन सील के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं पैट्रियार्च का बेटा था और मेरे पास उनकी गोल्डन सील है। ये वो सील मुझसे हटाना चाहते हैं लेकिन मैं इनमें से किसी को भी ये सील नहीं दूंगा। ल्यूसिया उसे कहती है लेकिन 3 दिन के बाद फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है, उसमें तुम क्या करोगे। वो उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है। जुनजी फिर से अपनी कल्टीवेशन रूम में चला जाता है और कल्टीवेशन रूम में जाने के बाद वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि एक स्वर्ड होती है लेकिन वो टूटी फूटी तलवार होती है, उसके ऊपर काफी सारे क्रैक्स पड़े होते हैं। जुनजी कहता है मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चू चैंग के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी एक सेकंड ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है। वो एक बहुत ही पावरफुल काऊ है लेकिन मेरे पास जो मास्टर स्पिरिट है वो एक टूटी फूटी दरारों वाली ये वाली तलवार है। जुनजी कहता है मुझे लगता है कि मेरी तलवार कुछ ज्यादा ही बेकार है, अगर मैं मार्केट से जाकर कोई आयरन की तलवार खरीदूंगा तो वो भी ज्यादा बेहतर होगी इस तलवार से। जुनजी अपने पास एक बुक निकालता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी प्रीवियस लाइफ से मेरे पास ये वाली एक नेमलेस टोम है। इस किताब के अंदर कुछ ऐसे तरीके लिखे हुए हैं जिससे मैं दूसरे लोगों की मास्टर स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, उनको अपना बना सकता हूँ। यहाँ पर ये मैं मास्टर स्पिरिट के बारे में बताता है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी बॉडी के साथ उसके अंदर एक मास्टर स्पिरिट भी पैदा होती है। जब उसे अवेकन किया जाता है तब उसको यूज किया जा सकता है। हर इंसान की बॉडी के अंदर जब ह्यूमन एंड अर्थ की पावर जाती है तो वो अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन करता है और उसी मास्टर स्पिरिट के रिलेटेड वो मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकता है। ताकि दुनिया में बहुत सारी मास्टर स्पिरिट्स हैं लेकिन इन सारी की सारी मास्टर स्पिरिट्स को इनकी क्वालिटीज और इनकी पावर के लिहाज से 9 लेवल्स में तकसीम किया जाता है। इनमें से जो लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट होती है वो सबसे कमजोर और कचरा समझी जाती है, जैसे कि मेरे पास ये तलवार है। जबकि सबसे हाईएस्ट लेवल की 9 ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है। जितनी ज्यादा आपकी मास्टर स्पिरिट का ग्रेड ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा आपकी कल्टीवेशन स्पीड ज्यादा होगी। आपके पास 9th लेवल की मास्टर स्पिरिट है तो आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। देखिए हमारी शुई कियान जुई है, शुई कियान जुई उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि उसके पास जो मास्टर स्पिरिट है उसके पास जो वाटर फॉक्स है एक ग्रेड 4 की मास्टर स्पिरिट है। जुनजी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है कि उसके पास जो तलवार है वो इतनी बेकार क्यों है। वो वहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। तो उसके उस नेमलेस स्टोन के अंदर जो मेथड लिखा होता है उसको यूज करते हुए उसको लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होता है। जब उसके अंदर एनर्जी को इंसर्ट करता है तो उसकी तलवार हील हो जाती है, उसके अंदर जितने भी ब्रैक्स होती हैं वो सारे के सारे फील हो जाते हैं। जुनजी कहता है उस नेमलेस मास्टर टोम के अंदर जो तरीका लिखा हुआ था उसको यूज करने पर ना सिर्फ मेरी कल्टीवेशन बढ़ी है बल्कि ये तलवार भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। जुनजी कहता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है। अगर मैं रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करता हूँ स्पेशल स्पेस को तभी मुझे 15 दिन मिलेंगे और 15 दिन के अंदर अपने आप को ब्रेक थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपने लिए स्पेशल मेडिकल हर्ब्स यूज कर सकूँ और स्पेशल कल्टीवेशन पिल्स खरीद सकूँ ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूँ। जुनजी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि अब मुझे अपने दूसरे प्लान के ऊपर काम करना होगा। वो अपने पास एक पेपर निकालता है और उस पेपर के ऊपर एक मार्शल आर्ट की टेक्निक को लिखना स्टार्ट करता है। जुनजी कहता है मेरी पिछली लाइफ में मुझे काफी सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक अभी भी याद है, इनमें से एक मार्शल आर्ट की टेक्निक को मैं यहाँ पर लेकर इसको बेच सकता हूँ ताकि मैं इसके बदले में काफी सारे सिल्वर कॉइंस हासिल कर सकूँ। उसके बाद मैं अपने लिए मेडिकल हर्ब्स खरीद सकता हूँ। जुनजी यहाँ पर एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिखने वाला है। जुनजी यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को यहाँ पर लिखने वाला है उसको जेड रिपल 9 ओवरलैपिंग वेव कहा जाता है और ये एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक है। हमारे जुनजी ने यहाँ पर उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को उस बुक के अंदर लिखकर उसको वहाँ पर क्लोज कर दिया और एक बुक बना लिया ताकि किसी को पता ना चले कि इसने अभी अभी इस टेक्निक को यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है।
है, मार्केट में जाकर इसको बेचने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बेच पाए।